नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग इससे पहले परीक्षा वाणी कंप्लीट करते चले आ रहे हैं, तो आज भी यूपी स्पेशल जीएस परीक्षा वाणी से तैयार करेंगे। इसके साथ ही चैनल के भी कुछ अपने इनपुट्स रहेंगे। तो आज जो चैप्टर है वो है खनिज, वन्य संपदा और वन्य जीव। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। जहाँ पर आवश्यकता पड़ी तो आसान ट्रिक्स का भी हम लोग सहारा लेते हुए चलेंगे और पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे। राज्य खनिज विकास निगम दोस्तों 1974 में स्थापित हुआ। काम क्या था इसका? खनिजों का विकास करना। लेकिन ये 2020 में भंग कर दिया गया। तो दोनों वर्ष याद रखिएगा, एक तो स्थापना वर्ष और दूसरा भंग होने का वर्ष। राज्य में दोस्तों पहली खनिज नीति जारी की गई कब? 1998 में। और इसी खनिज नीति के आधार पर खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1998। दोनों चीज़ें याद रखिएगा, उद्योग का दर्जा भी उसी वर्ष दिया गया जिस वर्ष पहली खनिज नीति जारी की गई, 1998। नई खनन नीति दोस्तों कब जारी हुई? 2017 में, वही लागू है। अब महत्वपूर्ण जिलों को देख लेते जहां पर महत्वपूर्ण खनिज पाए जा रहे हैं। चूना पत्थर दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र। MZP का मतलब मिर्जापुर, सोनभद्र का मतलब SNB। चीज़ों को समझते चलिएगा, यदि आप रेगुलर देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे। चूना पत्थर दोस्तों मिर्ज़ापुर, आप लोग वेब सीरीज देखे ही होंगे, वहाँ तंबाकू वगैरह खूब खाई जाती है। और तंबाकू में क्या होता है? तंबाकू में चूना मिला रहता है। एक बात और याद रखिएगा, जहाँ मिर्ज़ापुर होगा वहाँ उसके बगल में सोनभद्र भी बैठा रहेगा। ज़्यादातर मामलों में ऐसा है, तो एक परसेप्शन बना के चलिए। ऐसे ही दोस्तों कालीन भैया, आप लोग जान ही रहे हैं, कट्टों के व्यापारी हैं, पैसे वाले आदमी हैं, घर में उनके पूरा संगमरमर लगा है। तो संगमरमर भी दोस्तों मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। नॉन प्लास्टिक, आप सभी जानते हैं कि मिर्ज़ापुर में कट्टों का व्यापार होता है, वहाँ पर कट्टे लोहे के होते हैं। नॉन प्लास्टिक, प्लास्टिक के नहीं, नॉन प्लास्टिक होते हैं, मतलब लोहे के होते हैं। तो नॉन प्लास्टिक फायर कहाँ पर होता है? मिर्ज़ापुर में। रॉक फास्फेट दोस्तों ये भी मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। अब इंडालुसाइट, पाइराइट और डोलोमाइट तीनों दोस्तों मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाए जाते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक ये काम करता है, जितने भी खनिज हैं और उनके अंत में यदि इट लगा हुआ है, देखिए इंडालुसाइट, पाइराइट, डोलोमाइट, तो वो सब कहाँ मिल रहे हैं? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। जिप्सम दोस्तों झांसी और हमीरपुर, आप सभी जानते हैं झांसी ने अपने पराक्रम पर जो अंग्रेज थे उनकी जिप्सियों को खदेड़ दिया था, ऐसे याद रखिएगा। तो जिप्सम जो है वो झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। टाल्क या फिर सेल खड़ी या फिर सोप स्टोन, ये दोस्तों झांसी और हमीरपुर में पाई जाती है। पाउडर बनाने में और सौंदर्य प्रसाधनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभ्रक की बात करें दोस्तों तो यूपी में नहीं पाया जाता है। बॉक्साइट आप सभी जानते हैं, देखिए इट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये सोनभद्र या फिर मिर्ज़ापुर में ज़रूर होगा, तो सोनभद्र में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बांदा और चंदौली में भी बॉक्साइट मिलता है। और हम लोग पहले रसायन विज्ञान का जो PYQs किए हैं उसमें हमने पढ़ा है कि बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। इसी अयस्क से एल्युमिनियम का उत्पादन किया जा रहा है, कहाँ? रेणुकूट में। हिंडाल्को जो फैक्ट्री है दोस्तों वो रेणुकूट सोनभद्र में स्थित है। तो एक क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है कि रेणुकूट कहाँ स्थित है या फिर हिंडाल्को कहाँ स्थित है? तो सोनभद्र के रेणुकूट में।
यूरेनियम की बात करें दोस्तों, ललितपुर में एकमात्र जिला जहां पर यूरेनियम पाया जाता है। तांबा दोस्तों ये भी ललितपुर में ही पाया जाता है, लेकिन ललितपुर में एक क्षेत्र है सोनराई क्षेत्र। ठीक है, अब सोनराई, इसमें सोन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर सोना पाया जाएगा, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए आपको विकल्प के रूप में सोनराई क्षेत्र दिया जा सकता है। पूछा जाएगा कि सोने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, तो एक विकल्प सोनराई क्षेत्र भी रहेगा, तो इससे सचेत रहिएगा एकदम। एस्बेस्टस दोस्तों ये भी मिर्जापुर में पाया जाता है। सिलिका बालू या फिर सिलिका सैंड झांसी और बांदा में दोस्तों गंगा यमुना जो नदियां हैं इनके रेत में पाए जाते हैं। जैसा कि बालू की बात हो रही है, सैंड की बात हो रही है, तो ये रेत में ही पाए जाएंगे और रेत कहाँ होगा, नदियों में होगा। सोना दोस्तों रामगंगा और शारदा नदी के रेत में इसके कुछ अंश पाए जाते हैं। रामगंगा नदी दोस्तों, इस पर कालागढ़ बांध स्थित है। नदियों को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बांधों को भी पहले पढ़ चुके हैं। कोयला दोस्तों उत्पादन में यूपी का 8वां स्थान है। सोनभद्र और सिंगरौली में कोयले का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर कोयला फार ओबरा जो थर्मल पावर प्लांट है TPP और सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट है, उसका कोयले का इस्तेमाल इन प्लांटों में कर लिया जाता है, याद रखिएगा। वन संपदा को देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति दोस्तों, पहली वन नीति 1952 में जारी हुई, उसके बाद 1988 में जारी हुई, और ये जो 1988 वाली जो वन नीति है इसके अनुसार देश के 1/3 या फिर 33.33% क्षेत्रफल पर वन जो हैं वो अनिवार्य बताए गए हैं। बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसी नीति का अनुसरण जो है यूपी ने भी किया और अपना यही लक्ष्य रखा, कितना, 33.33%। वर्तमान में राज्य की वन नीति 2017 लागू है, याद रखिएगा। खनन नीति भी 2017 वाली ही है और वन नीति भी 2017 ही वाली है। यूपी वन निगम दोस्तों स्थापना 1974 में हुई। वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई, जो दोस्तों राज्य के 1/3 वन क्षेत्र को कवर करता है। परिरक्षण संगठन, वन्य जीवों का जो परिरक्षण करे, ऐसा संगठन 1956 में स्थापित हुआ। यूपी में वानिकी परियोजना 1998 में चलाई गई थी, वर्ल्ड बैंक की हेल्प से चलाई गई। उद्देश्य इसका दोस्तों वनावरण का विस्तार करना और लोगों में उसके प्रति जागरूकता का प्रचार प्रसार करना। वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर के बीच प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत 2001 में की गई थी। वृक्षावरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007, वृक्ष बंधु परियोजना 2007 में शुरू की गई। तो इन तीनों परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य में वृक्षावरण को बढ़ावा देना है। वृक्ष बंधु परियोजना या फिर वृक्ष मित्र परियोजना के तहत दोस्तों जो रिटायर्ड लोग हैं या फिर ऐसे लोग जिनकी दिलचस्पी वन्य जीवों और वनों में है, तो उनको जो है सरकार नियुक्त करेगी एज ए वृक्ष बंधु या फिर वृक्ष मित्र, जो लोगों को स्थानीय स्तर पर जागरूक करेंगे। हरित पट्टी विकास योजना 2011 में शुरू की गई। सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण करना इसका उद्देश्य था। हरित पट्टी दोस्तों कैसी होती है, ऐसी, और यही चीज़ जो है मिलकर 11 बनाती, ये देखिए। ऐसे दोस्तों चीज़ों को याद आसानी से रखा जा सकता है। प्राकृतिक कागज दोस्तों भोजपत्र से प्राप्त किया जाता है। कत्था जो है खैर वृक्ष के रस से प्राप्त किया जाता है। बबूल की छाल से चमड़ा रंगने का रंग तैयार किया जाता है और बीड़ियों का उत्पादन जो है वो तेंदू के पत्ते से होता है। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना दोस्तों 2014 में शुरू की गई और आतंकवादी वृक्ष जो है वो यूकेलिप्टस को घोषित किया गया है, क्योंकि ये
सर्वाधिक जल का अवशोषण करता है। यदि आपने देखा होगा, खेत की मेड़ पर यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दिया जाए तो अगल बगल लगभग 1 से 2 मीटर क्षेत्र में जो फसल होती है खेत में, उसको ये प्रभावित कर देता है, सूख जाती है और खराब हो जाती है। तो इसीलिए इसको आतंकवादी वृक्ष घोषित कर दिया गया। वन स्थिति रिपोर्ट 2021। इससे पहले दोस्तों हम एक वीडियो में यूपी और भारत दोनों के संदर्भ में वन स्थिति रिपोर्ट को तैयार कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर हम केवल और केवल यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी के संदर्भ में एक बार फिर इसको देख लेते हैं। लेकिन उस वीडियो को आप देख लेंगे तो वहाँ पर आपको तुलनात्मक अध्ययन मिल जाएगा, कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, तो उसको जरूर देखिएगा। जनवरी 2022 में जारी की गई, ठीक है, 21 वाली है, 22 में जारी की गई है। प्रति 2 वर्ष पर ये जारी की जाती है। और ये जो अभी डिले हुआ है ये कोविड के चलते हुआ है। और ये किस क्रम की थी? तो 17वें क्रम की थी। यूपी में अभिलिखित वन जो है वो 7.22% हैं कुल क्षेत्रफल का। और 2030 तक इस आंकड़े को बढ़ाकर 15% किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक इसका 2 गुना मान लीजिए, ऐसे याद रखिएगा। यूपी में वनावरण, दोस्तों वनावरण आप लोग जान ही रहे हैं, जहाँ पर केवल और केवल वन पाए जाएं, तो वनावरण कितना है? 6.15%। वृक्षावरण, वृक्ष जो हैं दोस्तों इकट्ठे नहीं मिलते हैं, यत्र तत्र मिलते हैं, मतलब यहाँ वहाँ मिलते हैं, तो वो वृक्षावरण। तो वृक्षावरण स्वाभाविक सी बात है कम होगा। तो वृक्षावरण जो है वनावरण का एकदम से आधा है। देखिए यहाँ पर 6 है तो उसका एकदम आधा है 3। तो 6.15 का आधा ही कर दीजिएगा, लगभग 3.08% वृक्षावरण हो जाएगा। यदि वनावरण और वृक्षावरण दोनों पूछ लिया जाए तो कितना है? 9.23%। वन क्षेत्र की बात करें दोस्तों परसेंटेज के रूप में, तो मैक्सिमम दोस्तों सोनभद्र में है, दूसरे स्थान पर चंदौली है, मिनिमम भदोही है, और उसके बाद थोड़ा ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो मैनपुरी का है। ऐसे ही वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो मैक्सिमम सोनभद्र, दूसरे स्थान पर लखीमपुर। आप जान ही रहे होंगे कि लखीमपुर खीरी जो है यूपी का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मिनिमम वन क्षेत्र दोस्तों भदोही में है, दूसरे स्थान पर मऊ है, जहाँ पर भदोही से ज़्यादा वन क्षेत्र है। तो यदि केवल और केवल आपसे जिला पूछा जाए, क्रम ना पूछा जाए, तो दोनों में चाहे परसेंटेज हो चाहे एरिया हो, दोनों में दोस्तों सोनभद्र मैक्सिमम है और भदोही मिनिमम है। इतना तो आप याद ही कर लीजिएगा, बाद वाले आप भूल भी सकते हैं और आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पढ़े रहेंगे तो चीज़ें तैयार रहेंगी, पहले से हम लोग तैयार रहेंगे। वन्य जीव दोस्तों एक एक जिला तो हर कोई याद करके बैठा होगा, यदि आप थोड़ा सा एफर्ट और कर लेंगे तो औरों से आगे निकल जाएंगे। और ऐसे ही दोस्तों थोड़े थोड़े एफर्ट से आदमी का सिलेक्शन हो जाता है। वन्य जीवों की बात करें तो एशिया का पहला नेशनल पार्क जो है वो यूपी में ही स्थापित किया गया। तब यूपी और उत्तराखंड एक ही थे, नाम था हेली नेशनल पार्क। 1936 में स्थापना हुई थी। इसी को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी कहा जाता था। एनपी का मतलब है नेशनल पार्क। और अब जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है, क्योंकि रामगंगा नदी जो है इस पार्क से होकर बहती है, जिस पर उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है। ये सब चीज़ें आपको पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। वन्यजीव विहारों की बात करें दोस्तों, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्यजीव विहारों की स्थापना की गई है। इनकी संख्या याद कर लीजिएगा, कुल 11 हैं। बीजेबी का मतलब वन्यजीव विहार है, यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा इसका, देखते हुए चलिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार
चंदौली में है। कैसे याद रखना है? चंद्र और चंदौ, चंद्र और चंदा या फिर चंदौ। चंदौली ही दोस्तों उत्तर प्रदेश का पहला और प्राचीनतम वन्यजीव विहार है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है, जो कि अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। ये सबसे छोटा है, याद रखिएगा। नाम जरूर है महा, नाम में महा लगा है, लेकिन ठीक उसके नाम के कैरेक्टर के विपरीत ये सबसे छोटा है, तो ऐसे याद रखिएगा। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा, इटावा और औरैया में फैला हुआ है। 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि राष्ट्रीय है इसलिए इसका वर्ष जो है जोर दे के याद रखिएगा। कैमूर वन्यजीव विहार दोस्तों मिर्जापुर और सोनभद्र में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ और उससे लगे हुए जिलों में है। हस्तिनापुर सबसे बड़ा है। हस्तिनापुर दोस्तों कैसे याद रखना है कि सबसे बड़ा है? महाभारत से जुड़ा हुआ स्थल है, और महाभारत कुरुक्षेत्र में हुआ था और एक बड़ा युद्ध क्षेत्र था। ऐसे याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो है वो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, सबसे छोटा जिसके आगे महा लगा हुआ है, महावीर। देखने में महावीर है लेकिन है सबसे छोटा। महावीर वन्यजीव विहार ललितपुर में। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज। सुहेलवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती और बलरामपुर में है। ये वही श्रावस्ती है जहाँ पर यूपी की सबसे कम साक्षरता है। चाहे महिला की बात कर लीजिए, मेल की या फिर फीमेल की, दोनों के मामले में यहाँ पर सबसे कम साक्षरता है। टोटल साक्षरता भी सबसे कम है। पीलीभीत, PLV का मतलब है पीलीभीत वन्यजीव विहार पीलीभीत में है। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी, और अब जो है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व बन गया है, ये भी याद रखिएगा। पक्षी विहारों की बात करें दोस्तों, इनको हम लोग शार्ट में PV लिखेंगे, जिसका मतलब होगा पक्षी विहार। तो पक्षियों का संरक्षण करने के उद्देश्य से इन विहारों की स्थापना की गई थी। इनकी कुल संख्या 14 है। वन्यजीव विहार दोस्तों कितने हैं? 11। और पक्षी विहार कितने हैं? 14। कैसे याद रखना है? वन्य जीव विहार, वन्य दोस्तों और जीव। देखिए वन्य जीव में जो वन्य है इसमें क्या है? वन। ठीक है, वन को 2 बार लिख देना तो आपको संख्या याद रहेगी। वन जीव विहार, ऐसे याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक अच्छे लग रहे होंगे। ये ऐसे ट्रिक्स हैं जो आपको रटने नहीं पड़ेंगे। इसी को कहते हैं कि चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए पढ़िए। CS आज़ाद या फिर चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, जिसको नवाबगंज पक्षी विहार पहले कहा जाता था, ये उन्नाव में है और यही पहला पक्षी विहार है। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। लाख बहोश पक्षी विहार जो लाखों किलोमीटर में है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। तो ये सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोश पक्षी विहार। कहाँ है? कन्नौज में। शेखा पक्षी विहार, शेखा झील या फिर कहें शेखू, शेखू छोटे के लिए इस्तेमाल करता है बहुत, मतलब शेखू शेख चिल्ली टाइप का सबसे छोटा पक्षी विहार जो है वो कहाँ है? अलीगढ़ में। तो शेखू को छोटे के तौर पे लाख बहोश मतलब लाखों किलोमीटर में फैला है, सबसे बड़ा हो गया। और आज़ाद जो है वो सबसे पहला हो गया, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध जो है वो उन्नाव से था, इसीलिए इसका नाम उन्हीं के नाम पर रख दिया गया है। समसपुर पक्षी विहार दोस्तों रायबरेली में है। पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा में है।
सांडी पश्चिम विहार हरदोई में है। वखीरा पश्चिम विहार कबीरा में है। वखीरा कबीरा मतलब संत कबीर नगर SKN। ओखला पश्चिम विहार दोस्तों गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में फैला हुआ है। गौतम बुद्ध नगर को ही दोस्तों ग्रेटर नोएडा के नाम से जाना जाता है। ग्रेटर नोएडा में जो है दोस्तों, जो नोएडा है NOIDA नोएडा, इसकी फुल फॉर्म होती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसमें जो ओ है वो ओखला को रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ पर ओखला पश्चिम विहार आए तो वो कहाँ होगा? गौतम बुद्ध नगर में, ऐसे याद रखिएगा। समान पश्चिम विहार मैनपुरी में। विजय सागर पश्चिम विहार महोबा हमीरपुर में, महोबा और हमीरपुर में। पटना पश्चिम विहार एटा में। देखिए पटना में क्या है? टा, और एटा में भी क्या है? टा। 2014 में इसको रिजर्व घोषित कर दिया गया। सुरहा ताल पश्चिम विहार बलिया में है, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण पश्चिम विहार भी है। और जयप्रकाश नारायण आप लोग जान ही रहे होंगे, ये पूर्वांचल के थे, तो बलिया जो है पूर्वांचल में ही है। तो इस तरह से जोड़ के इनको याद रखिएगा। सुर सरोवर पश्चिम विहार आगरा में है। ठीक है, सुर सरोवर। और आप लोग जान ही रहे हैं कि आगरा में जो ताजमहल है उसके चारों तरफ सरोवर टाइप का है। ठीक है, तो सुर सरोवर जो है आगरा में है। और इसी सरोवर के किनारे बैठकर जो शाहजहां और ये जो जहांगीर वगैरह हुए हैं, ये सुर मिलाते थे, ऐसे याद रखिएगा। BRA भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार बेंती कुंडा में है। राजा भैया वाला कुंडा है और ऐसा कहा जाता है कि राजा भैया इस पर कब्जा किए हुए हैं। तो ये कहाँ है? प्रतापगढ़। PTPG का मतलब प्रतापगढ़। एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो कुल 2 हैं। एक है सहारनपुर और बिजनौर में, दूसरा है तराई एलिफेंट रिजर्व दुधवा और पीलीभीत में फैला है। संकटग्रस्त जीव 2 हैं, एक तो गिद्ध हो गया और एक हो गया सारस, जो कि राज्य पक्षी है। कछुआ प्रजनन केंद्र दोस्तों 2 हैं, एक तो कुकरैल वन में है जो कि लखनऊ में है, और दूसरा सारनाथ बनारस में है। और यहीं कुकरैल वन में दोस्तों लुप्त प्राय प्रजाति प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। तो कछुआ प्रजनन केंद्र, कुकरैल वन और सारनाथ। और वहीं पर अगर बात करी जाए कछुआ पुनर्वास योजना की, तो 1986 में स्थापना हुई, शुरू की गई। घड़ियाल प्रजनन केंद्र दोस्तों कुकरैल वन में है। तो कछुआ भी दोस्तों पानी में रहता है, घड़ियाल भी पानी में रहता है। तो घड़ियाल प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? कुकरैल वन में। और कुकरैल वन कहाँ है? लखनऊ में। कतरनिया घाट बहराइच में। तो 2 हैं घड़ियाल प्रजनन केंद्र, एक कुकरैल वन, दूसरा कतरनिया घाट। काला हिरण क्षेत्र दोस्तों यूपी में 2 हैं, एक तो प्रयागराज में कोराव क्षेत्र मेजा में, दूसरा है अलीगढ़ में गवाना क्षेत्र। राज्य इको टूरिज्म नीति जो है 2014 में जारी की गई। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों कहाँ है? इटावा और लखनऊ में। वन्य जीव सुरक्षा सप्ताह पहले भी देख चुके हैं, 1 से 7 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कुल प्राणी उद्यान दोस्तों चिड़ियाघर कितने हैं? 3। जो लोग वनों में जाके नहीं घूम पाते हैं उनके लिए चिड़ियाघरों की व्यवस्था की गई है। तो कुल 3 हैं, एक कानपुर में है, एक गोरखपुर में है GKP, और एक है लखनऊ में। तो KNP, GKP और मतलब लखनऊ। कानपुर वाले का नाम क्या है? एलेन फॉरेस्ट चिड़ियाघर, और जो गोरखपुर में है उसका नाम है अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर, और जो लखनऊ में है वो वाजिद अली शाह चिड़ियाघर है, याद रखिएगा।
और ये जो उद्यान है जो लखनऊ में है और कानपुर में है, यहीं पर तितली पार्क की स्थापना की जा रही है। दोनों उद्यानों में, कानपुर वाले में और लखनऊ वाले में, तितली पार्क की स्थापना की जा रही है। देश का पहला नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया। लायन सफारी पार्क दोस्तों राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा में स्थापित है। और ये जो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है ये 3 राज्यों में फैला है, यूपी, एमपी और राजस्थान। चंबल नदी क्षेत्र जो है दोस्तों देश का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य है और इसी नदी क्षेत्र में पहला डॉल्फिन सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। डॉल्फिन की बात करें, आपको अचूक मार्ग सामग्री क्लास में बताया है कि डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया है। अभी हाल ही में घोषित किया गया है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008 में दिया गया। उसके बाद 2009 में गंगा में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तो डॉल्फिन की बात करी जाए तो डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव भी है और उत्तर प्रदेश का जलीय जीव भी है, याद रखिएगा। और ये जो गंगा डॉल्फिन है ये प्रयागराज से मिर्जापुर के बीच गंगा में ज़्यादा पाई जाती है। भालू पुनर्वास केंद्र मथुरा में है। मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन में होगा, जहां भगवान कृष्ण जो हैं मयूर का पंख लगाते हैं। नेशनल पार्क की एनपी की बात करें तो केवल एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर में है। ये दुधवा नेशनल पार्क शुरुआत में पशु विहार था, कब? 1968 में। याद रखिएगा, सारे वर्ष याद रखिएगा, इसकी पूरी यात्रा हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसको 1977 में, लगभग 9 वर्ष बाद, नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। फिर उसके बाद 10 वर्ष बाद इसको टाइगर रिजर्व 1987 में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और 1987 में ही दोस्तों गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो 1987 में ही इसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, याद रखिएगा। यदि पूरा याद ना रहे तो 1968 उठाइएगा, 10 जोड़ दीजिएगा, 77 मिल जाएगा, उसमें 10 जोड़ दीजिएगा तो 1987 मिल जाएगा। टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों तो कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। पहला दुधवा हो गया है 1987 में, अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, 1987 में ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। दूसरा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व 2012 में स्थापित किया गया, बिजनौर में है। अमन जो है बिजी है, ऐसे याद रखिएगा। तीसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में स्थापित हुआ है। और चौथा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि 2022 में स्थापित हुआ है। जो पहले वन्य जीव अभयारण्य था उसी को अब टाइगर रिजर्व का दर्जा 2022 में दे दिया गया। यह है कहाँ? ये चित्रकूट में है। तो ये यूपी का चौथा है और देश का 53वां है। यदि बात करी जाए वर्तमान में देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं तो 54 हैं। 54वां कौन सा है दोस्तों? रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दोस्तों NTCA की वेबसाइट से ये डेटा दे रहा हूँ, इधर उधर आपको कुछ भी दिया जाए, चाहे 53, चाहे 52, चाहे 55, कुछ नहीं करना है, आपको सीधे वेबसाइट का सहारा लेना है, वहाँ पर 54 दिया गया है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने यूपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। बिना आपके योगदान के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि चैनल सस्पेंड चल रहा है, तो आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।